जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं दो मूर्ख ठग की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बिल्ला और अजीत, दो नाम, दो चेहरे और एक ही मकसद, किसी बड़े आदमी को ठगना और फिर आराम की जिंदगी जीना। पर अफसोस, न किस्मत साथ देती थी न अक्ल। दोनों मूर्खता में एक दूसरे के गुरु थे। गांव भर में उनकी कहानियां मशहूर थीं। किस तरह उन्होंने प्रधान की बकरी को सोने की समझकर बेच डाला था और बाद में खुद 3 दिन भूखे रह गए, क्योंकि बकरी असल में प्रधान की नहीं, दरोगा की निकली थी। अब गांव में कोई भी उनके झांसे में आने वाला नहीं बचा था। पिल्ला ने एक दिन खैनी मलते हुए कहा, अजीत, अब अगर हमने गांव छोड़ा नहीं तो लोग हम पर पेशाब करना शुरू कर देंगे। हमें शहर चलना चाहिए। वहां तो हर आदमी ठगने लायक होता है, खासकर जो खुद को बहुत चालाक समझते हैं। अजीत ने गर्दन खुजाते हुए कहा, सही कह रहा है तू बिल्ला। शहर में आदमी चाय में पत्ती कम डाले, लेकिन धोखा पूरा देता है। ऐसे लोगों को ठगना असल ठगी होगी। सुबह 4 बजे दोनों ने अपनी फटी हुई गठरी बांधी। बिल्ला ने अपनी स्मार्ट ठगी स्कीम नामक कॉपी जेब में डाली, जिसमें वह पिछले 10 साल से प्लान बना रहा था, लेकिन आज तक कोई भी कामयाब नहीं हुआ था। अजीत ने अपने साथ एक खाली बोतल रखी, जिसमें वह कहता था, यह जादुई पानी है, जिसे देख लोग अपने पैसे खुद दे देंगे। वे पैदल निकल पड़े, बिना टिकट, बिना ठिकाने, पर मन में ठगी के सपने लिए। रास्ते में एक भिखारी दिखा, जो अपने कटोरे में कुछ सिक्के लेकर बैठा था। बिल्ला फुसफुसाया, देख अजीत, इसका कटोरा हम ले लेते हैं, इसमें तो पूंजी है। और उसे क्या देंगे बदले में? अजीत ने पूछा। बिल्ला मुस्कुराया, हम उसे कहेंगे कि यह कटोरा अभिशप्त है और हम उसे शुद्ध करने ले जा रहे हैं। वे कटोरा लेकर भागे, पर 10 कदम बाद ही एक कुत्ता पीछे पड़ गया। कुत्ते से बचने के लिए वे नाली में कूदे और कटोरा वहीं गिर गया। फिर दोनों गीले कपड़ों में बैठे सोचते रहे, क्या ये संकेत है कि हमें बड़े खेल के लिए तैयार रहना चाहिए? शहर पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले एक चौराहा पकड़ा, जहां लोग जल्दी में होते हैं, ध्यान नहीं देते और मूर्खताएं जल्दी होती हैं। बिल्ला ने अपनी स्कीम निकाली। अजीत, आज हम यह कहेंगे कि हम विदेश से आए वैज्ञानिक हैं और चांदी से सोना बनाने का फॉर्मूला लाए हैं। अजीत बोला, लेकिन चांदी कहाँ है? बिल्ला बोला, यही तो जादू है। हम कहेंगे कि हमें बस एक चम्मच चाहिए और लोग खुद लाएंगे। पहले ही दिन उन्होंने एक आदमी को पकड़ लिया, जो अपने को डॉक्टर बताता था, लेकिन बालों पर काली मेहंदी लगाकर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने उसे कहा, हमारी मशीन में तुम्हारा चम्मच डालो और देखो जादू। अजीत ने जेब से जादुई पानी की बोतल निकाली और उस पर छिड़का। फिर जेब से पहले से रखी एक छोटी सोने की गोली निकाली और कहा, देखो, चांदी से सोना। डॉक्टर दंग रह गया। उसने तुरंत कहा, भाइयों, क्या मैं 10 चम्मच ला सकता हूं? बिल्ला ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, हमारे पास बस 3 और मौके हैं। मशीन गर्म हो जाती है फिर, लेकिन तुम होशियार लगते हो, तुम्हें हम मौका देंगे। बस 5,000 रुपए लगेंगे एक चम्मच पर। डॉक्टर बोला, 5,000? थोड़ा कम करो। अजीत बोला, मशीन रूस से आई है, डॉलर में खरीदी है, चाहो तो रसीद भी देंगे। नकली, मेरा मतलब असली। डॉक्टर थोड़ा घबरा गया, लेकिन लालच जीत गया। उसने 5,000 दिए और बिल्ला ने फिर वही ड्रामा दोहराया। वह खुश होकर चला गया, लेकिन अगली सुबह उसी जगह पुलिस वाला बनकर वापस आया। असली वाला नहीं, वही डॉक्टर वेश बदल कर आया था। बिल्ला और अजीत को कुछ समझ नहीं आया। कौन है तू? डॉक्टर चिल्लाया। तुम्हारे जैसे ठगों के लिए मैं ही कानून हूं, समाज हूं और बदला भी। बिल्ला ने धीरे से अजीत से कहा, भाग चलो। अजीत बोला, किधर? बिल्ला बोला, उधर जिधर भागकर मूर्ख न दिखें। पर अफसोस, हम दिखते तो वैसे ही हैं। दोनों भागे, फिर एक नाली में गिरे, फिर एक खटारा होटल में छिपे। और वहीं बिल्ला ने कहा, इस बार थोड़ा ध्यान से योजना बनानी होगी। इस बार कोई जादू नहीं, कोई विज्ञान नहीं। अब की बार सीधे मनोविज्ञान।
नाली से बाहर निकलकर जब दोनों मूर्ख ठग थोड़े सूख गए तो फिर से योजना बनने लगी। अब कोई जादुई बोतल नहीं, कोई सोना बनाने की मशीन नहीं। इस बार बिल्ला ने कहा, अजीत, हमें किसी बड़े आदमी को पकड़ना होगा जो इतना अमीर हो कि उसके लिए 50,000, 100,000 कुछ भी छोटी बात हो। समझा? अजीत ने सिर हिलाया। लेकिन बड़ा आदमी मिलेगा कहाँ? किस्मत के खेल भी अजीब होते हैं। जैसे ही वे होटल से निकले, एक बड़ी सफेद गाड़ी आकर रुकी। उससे उतरा एक भारी रेशमी कपड़े पहने, गले में सोने की मोटी चेन डाले एक मोटा आदमी। उसके साथ दो आदमी और थे, जो लग रहे थे जैसे उसके नौकर हों। वह होटल के सामने वाले ढाबे में बैठा और गर्मा गर्म कचौड़ियों का ऑर्डर दिया। बिल्ला की आंखें चमक उठीं। वो देख, वो आदमी एकदम अमीर लग रहा है और उसके पास बाउंसर जैसे लोग हैं, मतलब बड़ा व्यापारी होगा। अजीत, आज हमें मछली दिख गई है, अब जाल बिछाते हैं। अजीत बोला, क्या स्कीम है इस बार? बिल्ला ने मुस्कुराकर कहा, इस बार हम बनेंगे दुर्लभ रत्न बेचने वाले। ऐसा पत्थर जो हाथ में लेकर बैठो तो व्यापार बढ़े, पैसों की बारिश हो और बीवी की जुबान शांत हो जाए। अजीत बोला, अरे वाह! अगर बीवी की जुबान वाकई शांत होती हो तो मुझे खुद चाहिए एक पत्थर। बिल्ला ने उसे घूरा। पहले ठगने दे, फिर तू ले लेना दो पत्थर। उन्होंने एक पुराना चमकीला कांच का टुकड़ा लिया, उसे एक पोटली में बांधा और बढ़ गए व्यापारी की ओर। बिल्ला ने अदब से कहा, सर, हम हिमालय से आए हैं। तपस्वियों से हमें एक अमूल्य रत्न मिला है, जिसे धारण करते ही व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है। व्यापारी ने हंसते हुए देखा, हिमालय और तपस्वी? तुम्हारे जूतों से तो खटारा होटल की बदबू आ रही है। अजीत बोला, सर, वो तपस्या की गंध है। गरीबों की खुशबू नहीं पहचान सकते अमीर लोग। व्यापारी मुस्कुराया, चलो, रत्न दिखाओ। बिल्ला ने रत्न निकाला, उसे अपने माथे पर रखा और कहा, देखिए, मैंने इसे रखा और मेरे दिमाग में 100 नए व्यापारिक आइडिया आ गए। अजीत बोला, और जब मैंने इसे हाथ में लिया तो मुझे भूख नहीं लगी 2 घंटे तक। इसका मतलब इच्छाओं पर नियंत्रण भी देता है। व्यापारी ने वो पत्थर उठाकर देखा, कुछ देर घुमाया, फिर कहा, कितने में दोगे? बिल्ला बोला, आप जैसे व्यक्ति के लिए सिर्फ 25,000 रुपए। व्यापारी बोला, मिलते हैं कुछ देर में, तुम यहीं रुको। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठा और निकल गया। बिल्ला और अजीत उछलने लगे, आज तो मजा आ गया, ये आदमी लुट जाएगा। पर आधे घंटे बाद वही गाड़ी लौटी, पर अब उसमें था पुलिस इंस्पेक्टर और दो सिपाही। व्यापारी गाड़ी से उतरा और बोला, साहब, यही हैं वो दो साधु जो हिमालय से रत्न लाए हैं। बिल्ला और अजीत की हवा निकल गई। अजीत तो बोला, हमें तो ये आदमी मूर्ख लगा था, पर निकला हमारे बाप। इंस्पेक्टर ने उन्हें डांटा, तुम लोग ठग हो, रत्न बेचते हो, चलो थाने। बिल्ला ने फौरन चालाकी दिखाई, बोला, सर, हम तो एक प्रयोग कर रहे थे। असल में हम एनटीवी चैनल से हैं। ये सच्चाई बनाम ठग नामक शो के कलाकार हैं। अजीत बोला, हाँ, हाँ, और आप हमारे कैमरे में आ चुके हैं। आप पास हो चुके हैं सर। आप ठगों से नहीं ठगे गए, आपको सम्मान मिलना चाहिए। इंस्पेक्टर और व्यापारी दोनों चौंक गए। क्या सच में? चैनल से हो? बिल्ला ने जेब से पुराना एक कार्ड निकाला, जिस पर अजीब सी अंग्रेजी में लिखा था, एनटीबीसी रियलिटी डिवीजन। किसी ने नहीं पढ़ा कि रियलिटी की स्पेलिंग भी गलत थी। व्यापारी थोड़ी देर सोचता रहा, फिर मुस्कुराया, तुम दोनों में कोई बात है। मूर्ख लगते हो पर चालाक हो। चलो भागो यहां से, अगली बार मेरी नकल मत करना। बिल्ला और अजीत तेजी से भागे। एक गली में पहुंचे तो अजीत बोला, बिल्ला, ये शिकार तो हमें ही फंसाने आ गया था। बिल्ला बोला, इसलिए कहते हैं शहर में हर अमीर आदमी मूर्ख नहीं होता। कुछ हमारे जैसे भी होते हैं जो मूर्ख लगते हैं पर असली ठग होते हैं। अजीत बोला, अब क्या करें? बिल्ला मुस्कुराया, अब अगला शिकार ढूंढते हैं, पर इस बार थोड़ा कम चमकदार और ज्यादा मूर्ख। शहर की गलियों में घूमते हुए बिल्ला और अजीत की जेब तो कब की खाली हो चुकी थी। अब पेट भी हड़ताल पर था। 4 घंटे हो चुके थे और उन्होंने किसी भोले इंसान को नहीं, सिर्फ होशियार घूरती आंखों और मोबाइल कैमरे वाले लोग देखे थे।
हर दुकान के बाहर सीसीटीवी चालू है लिखा था, और अंदर बैठे दुकानदार ऐसे घूरते थे जैसे ठगों की जात पहचानते हों। अजीत की आंखों में आंसू थे। बिल्ला, अब तो मेरी आंतें आपस में लड़ रही हैं। ठगना बाद में, पहले कुछ खा लेते हैं ना। बिल्ला बोला, जेब में है क्या? अजीत जेब में हाथ डालकर निकाली एक टूटी हुई सिगरेट, एक रद्दी सिक्का और एक टूटी हुई चप्पल की कील। बिल्ला ने सिर पकड़ा। तू इंसान है या कबाड़ की दुकान? तभी गली के मोड़ पर एक हलवाई की दुकान से गरम समोसों की खुशबू आई। दोनों की आंखें चमक उठीं। दुकान का नाम था भोलाराम की स्वादिष्ट कड़ाही। बिल्ला बोला, बस, अब देखो मेरा मास्टर प्लान। दोनों दुकान में घुसे और खुद को पत्रकार बना लिया। बिल्ला ने एक पेन निकाला और जेब से मुड़ा कुचड़ा कागज निकालकर बोला, हम स्वाद की खोज नामक अखबार से हैं। आज आपकी दुकान को परखने आए हैं। मुफ्त में समोसे और जलेबी चाहिए टेस्ट के लिए। रिपोर्ट छपेगी तो आपकी बिक्री दोगुनी। भोलाराम हलवाई ने गौर से देखा। दो फटेहाल आदमी, बाल बिखरे, आंखों में भूख और एक पत्रकार जैसा पेन। उसने थोड़ी देर सोचा और मुस्कुराया। अरे वाह, पत्रकार, आइए आइए, बैठिए, गर्म समोसे अभी देता हूं। दोनों ने एक एक प्लेट उड़ाई, फिर जलेबियां आईं, फिर कचौड़ियां। पेट भरते ही दोनों की चाल धीमी हो गई। अजीत ने कहा, भाई, तेरा ये पत्रकार प्लान तो सोने पर सुहागा निकला। भोलाराम फिर आया और बोला, अब पेमेंट कर दीजिए। बिल्ला चौंका। क्यों भाई? आपने सुना नहीं? हम पत्रकार हैं, रिपोर्ट छपेगी, प्रचार मिलेगा। भोलाराम मुस्कुराया। मैं भी हलवाई हूं, मूर्ख नहीं। पत्रकार हो तो आईडी दिखाओ, नहीं तो धोखाधड़ी का केस कर दूंगा। अजीत ने घबराकर कहा, हमारे पास आईडी नहीं है, लेकिन आप रिपोर्ट की फोटो ले लीजिए। भोलाराम ने कहा, ठीक है, तो अब रिपोर्ट ही लिख दो। समोसे का स्वाद, जलेबी का रंग, तेल की गंध, सब। अब दोनों बैठे और रिपोर्ट लिखने का नाटक करने लगे। समोसा इतना खस्ता था कि दांत भी थरथरा जाएं। जलेबियां इतनी मीठी कि प्रेम पत्रों की जगह भेजी जा सकती है। तेल में वो पुरानी यादों की खुशबू थी, जैसे 3 दिन पुराना हो। भोलाराम हंसते हंसते लोटपोट हो गया। फिर बोला, बहुत बढ़िया रिपोर्ट है। अब इसकी कीमत 200 रुपये है, क्योंकि तुमने जितना खाया वो तो पत्रकार भी नहीं खाते। बिल्ला और अजीत दोनों घबरा गए। हमारे पास पैसे नहीं हैं। भोलाराम ने सीटी बजाई और अंदर से दो हट्टे कट्टे लड़के निकले, आटे से सने हुए, पर हाथों में बेलन और कड़छी लिए। अब या तो बर्तन धो या बेलन खाओ। अजीत बोला, बर्तन ही धो देते हैं, बेलन से पहले तो मेरी आत्मा ही धोबी घाट चली जाएगी। अगले 2 घंटे तक बिल्ला और अजीत बर्तन धोते रहे। तेल की चिकनाहट और जलेबी के चिपचिपे पानी से उनकी आत्मा भी धुल गई। शाम को जब वो बाहर निकले तो अजीत बोला, ठग बनने चले थे और खुद की ही धोती उतर गई। बिल्ला बोला, याद रखो अजीत, भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है। अब अगली बार भूखा रहना मंजूर है, पर हलवाई से पंगा नहीं। दोनों फिर से गली में चल पड़े, अपने अगले शिकार की तलाश में। इस बार पेट भरा था, पर आत्मा शर्म से झुकी हुई। एक दिन बीत गया, फिर दो, और बिल्ला और अजीत की ठगी की दुकान अब बंद सी लगने लगी थी। पुलिस के डर, पेट की मार और मूर्खता की मारामारी ने दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि कहीं सच में वो ठग हैं भी या नहीं। सुबह सुबह एक टूटे बेंच पर बैठे दोनों विचार मग्न मुद्रा में थे, जैसे दार्शनिक कोई दुनिया की सच्चाई खोज रहे हों। तभी सामने से आते दिखे एक चमकीले कपड़े पहनने वाला, रुद्राक्ष और सोने की मोटी मोटी मालाएं लटकाए, जटाजूटधारी एक बाबा। बाबा के पीछे पीछे दो चेले थे, जो बोलो स्वर्ण बाबा की जय का उद्घोष करते हुए आगे बढ़ रहे थे। बिल्ला फुसफुसाया, देख, ये बाबा मुझे कुछ अलग ही लीक का लग रहा है। इसकी माला असली सोने की लगती है। अजीत बोला, तू बाबा बनता था, याद है? अब असली बाबा से मिल। दोनों तेजी से बाबा के पास पहुंचे और बोले, बाबा जी, हमें आशीर्वाद चाहिए। हम राह भटके हुए लोग हैं। जीवन में ठगी, धोखा और भूख के सिवा कुछ नहीं मिला। बाबा मुस्कुराए, बेटा, तुम दोनों की कुंडली में बड़ी सफलता है, पर अभी बुद्धि गधे जैसी है, इसलिए गधे जैसी जिंदगी जी रहे हो। पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें सोना दे सकता हूं। सोना?
ये शब्द सुनते ही बिल्ला और अजीत के कान खड़े हो गए। बाबा ने धीरे से कहा, मेरे पास एक यंत्र है, सोने की ईंट उत्पन्न करने वाला तांत्रिक यंत्र। पर उसे चलाने के लिए दो मूर्खों की जरूरत होती है, जो एक दिन तक मौन व्रत में यंत्र के सामने बैठें और ध्यान करें। बिल्ला ने पूछा, बाबा जी, उस यंत्र से ईंटें कैसे बनेंगी? बाबा ने गंभीर होकर कहा, जब दो मूर्ख बिना सवाल किए एक दिन तक चुप बैठते हैं, ब्रह्मांड की शक्ति एकत्रित होती है और फिर एक भारी भरकम ईंट उत्पन्न होती है, सोने की। अजीत बोला, हमसे बेहतर मूर्ख तो शायद मिलेंगे नहीं, हम ही बैठते हैं। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तो ठीक है, शाम को आना मेरे आश्रम में। ये लो पता, पीपल के नीचे कूड़ेदान के पास, जहां बकरियां भी ध्यान लगाती हैं। शाम होते होते दोनों पहुंचे उस जगह पर, एक जर्जर झोपड़ी, जिसके आगे सचमुच एक बकरी आंख बंद करके बैठी थी। बाबा इंतजार कर रहे थे। अंदर आओ, बाबा बोले। यह रहा यंत्र। इस तांबे के डिब्बे को देख रहे हो, इसके सामने मौन रहो, आंखें बंद करो, कुछ मत सोचो, बस सोचना छोड़ दो। बिल्ला और अजीत बैठे। बाबा ने चारों ओर धूप बत्ती जलाई और कहा, अगर कोई बोलेगा, यंत्र बिगड़ जाएगा, फिर सोना नहीं, कोयला निकलेगा। दोनों चुप। घंटे बीते। धीरे धीरे नींद आने लगी। झपकी, झपकी के बाद खर्राटे। बाबा मुस्कुराया और इशारे से अपने चेलों को बुलाया। चुपचाप बाबा ने दोनों की जेबें टटोलीं। हां, पैसा तो नहीं था, पर एक पुरानी घड़ी, टूटी चेन और बिल्ला की चप्पल की बत्ती निकलवाई। फिर बाबा बोला, अब असली मजा लो। बाबा ने धीरे से एक लोहे की ईंट बाहर निकाली, उस पर थोड़ा पीला रंग फेंका और उसे तांबे के डिब्बे के पास रख दिया। सुबह हुई। बिल्ला की आंख खुली। सामने ईंट चमक रही थी। अजीत, देख, सोने की ईंट। अजीत ने आंखें मलते हुए देखा। बाबा जी महान हैं। बाबा ने गहरी आवाज में कहा, बेटा, ईंट मिल गई, पर यह आधी शक्ति से बनी है। पूरी बनाने के लिए अब तुम्हें 3 दिन और ध्यान करना होगा और साथ लाना होगा बुद्धि का चढ़ावा, जो कि कम से कम 10,000 रुपयों का होना चाहिए। बिल्ला और अजीत एक दूसरे को देख रहे थे। बाबा जी, हमारे पास तो 10 रुपए भी नहीं हैं। बाबा बोले, तो जाओ, पैसे लेकर आओ, फिर ईंट ले जाना। दोनों बाहर निकले, लेकिन जैसे ही कुछ दूरी पर पहुंचे, अजीत बोला, बिल्ला, ये ईंट कहीं बाबा ने ही। बिल्ला ने ईंट को ध्यान से याद किया। अरे, ये तो वैसी ही ईंट है जैसी हम गांव में दीवार तोड़ते समय देखते थे। तब समझ आया, बाबा खुद ठग था। वो दोनों को ही उल्टा बना गया। अजीत बोला, हमने ठगी करने चले थे, पर अब तो हमारी मूर्खता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो गई है। बिल्ला बोला, अब अगर कभी कोई बोले कि मौन रहो और सोना मिलेगा, तो मैं उसे 2 थप्पड़ दूंगा और खुद बाबा बन जाऊंगा। और दोनों चल पड़े, एक और धोखा खाकर गधों की तरह गर्दन लटकाए, लेकिन फिर भी अगला शिकार ढूंढने के जोश में। ठगे जाने की आदत अब बिल्ला और अजीत को ऐसी लग चुकी थी, जैसे कोई गाने की धुन, जो चाहे जितनी बुरी हो, पर जबान से उतरती ही नहीं। लेकिन दोनों की आत्मा अभी भी ठगों वाली थी, हारी हुई नहीं, सिर्फ हल्की घायल। चलते चलते दोनों एक दूर दराज के कस्बे में पहुंचे। वहां अजीब सी सन्नाटा था। बाजार बंद थे, चौक सुनसान, और महल जैसा एक पुराना भवन बिना किसी पहरे के खड़ा था। दोनों ने एक भिखारी से पूछा, यहां का राजा कौन है? भिखारी ने खांसते हुए कहा, राजा तो पिछले महीने युद्ध पर गया है, पता नहीं लौटेगा भी या नहीं। प्रजा परेशान है, कोई नेतृत्व नहीं, हर कोई बस दुआ कर रहा है कि कोई राजा आकर सब संभाले। बिल्ला और अजीत ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे आकाश से खुद भगवान ने ठगों की विनती सुन ली हो। बिल्ला बोला, मौका देख अजीत, अब राजा बनते हैं। राजा बनकर सारा राज्य ठगेंगे। कौन पूछेगा, कौन पहचानेगा? अजीत ने तुरंत ही कहा, तो तू राजा बन जा, मैं तेरे मंत्री जैसा कुछ बन जाता हूं। बिल्ला बोला, नहीं रे, तू भी राजा बन। हम कहेंगे हम दोनों जुड़वां भाई हैं, राजकाज बारी बारी करेंगे। बिल्ला और अजीत ने पास के एक पुराने कपड़ों वाले से सस्ते लेकिन चमकदार कपड़े लिए, एक दुकान से नकली तलवारें खरीदीं और महल में घुस गए। पहरेदार ही नहीं थे, क्योंकि राजा का इंतजार करते करते सब छुट्टी पर चले गए थे। अगले ही दिन दोनों ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। राजा वीरवर्धन के जुड़वां पुत्र पिल्लेश्वर
और अजीतेंद्र लौट आए हैं। अब राज्य को नया भविष्य मिलेगा। प्रजा चौंकी, खुश हुई और थोड़ा संदेह भी हुआ। लेकिन फिर दोनों ने महल की छत से भाषण दिया, हम लाए हैं न्याय का युग। हर गरीब को मिलेगा 2 समोसे और एक जलेबी मुफ्त। हर घर में गधा और हर खेत में भजन। भीड़ तालियां पीटने लगी। भले ही भाषण में कुछ समझ न आया हो, पर मुफ्त समोसे और जलेबी का वादा हमेशा दिल जीत लेता है। अब महल में दोनों ने दावतें शुरू कर दी। बिल्ला ने नकली सिंहासन बनवाया और उसमें बैठकर आदेश दिए, गली गली में ढोल बजाओ, कह दो राजा आया है। अजीत ने खुद को न्यायाधीश घोषित किया और दिन भर लोगों की अजीब अजीब शिकायतें सुनता रहा। मेरी बकरी पड़ोसी की बकरी को घूरती है। मेरे बेटे ने मेरा मोबाइल चुपके से चार्ज किया। सपने में मेरी पत्नी मुझे राजा बुलाती है। इसका मतलब क्या? हर समस्या पर अजीत कुछ भी फैसला देता, जैसे बकरी को आंखों पर पट्टी बांधो या सपनों पर कर लगाओ। सब कुछ मजे में चल रहा था, लेकिन चौथे दिन महल के द्वार पर एक हुंकार सुनाई दी। रुको, ये कैसा तमाशा चल रहा है मेरे महल में? सामने खड़ा था असली राजा वीरवर्धन, थका, घायल पर जीवित। उसकी आंखों में गुस्सा था और पीछे पीछे उसके असली सैनिक। बिल्ला और अजीत को लगा जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे की जमीन खींच ली हो। बिल्ला फुसफुसाया, अजीत, अब तो सच में गधा बनना पड़ेगा। राजा ने दोनों को पकड़वाया और कहा, राज्य में 2 नकलची घुस आए हैं। वो भी मेरे सिंहासन पर बैठकर लोगों को समोसे बांट रहे हैं। अजीत रोते हुए बोला, राजा जी, हमने सिर्फ कुछ दिन ठगना चाहा था। आपका राज्य बहुत अच्छा लगा और समोसे सस्ते मिल रहे थे। राजा ने गुस्से से कहा, इन्हें दंड मिलेगा और वो दंड होगा। हर दिन जनता के सामने गधे की तरह डंकी नृत्य करना और मैं मूर्ख हूं चिल्लाना। अब बिल्ला और अजीत, जो राजा बनकर आए थे, अगले कई दिनों तक गलियों में गधे की आवाज निकालते घूमते रहे। लोग हंसते, ताली बजाते और बच्चे उन्हें पतंग उड़ाने जैसा मजा लेकर छेड़ते। एक दिन जब उनकी गधा ड्यूटी पूरी हुई, अजीत बोला, अबे बिल्ला, हमने राजा बनने की सोची थी, पर जनता के गधे बन गए। बिल्ला ने आह भरते हुए कहा, हमें ठगना नहीं चाहिए था। बिना दिमाग के ठग अगर राजा भी बन जाए तो भी वो सिर्फ मनोरंजन बनकर रह जाता है। दोनों ने फिर कस्बा छोड़ा, इस बार और भी शर्म के साथ, पर फिर भी अगले शिकार की उम्मीद में। राजा बनने की कोशिश में गड्ढे बने बिल्ला और अजीत जैसे तैसे अपनी इज्जत के चिथड़े समेटकर वहां से भागे। अब उनके पास न पैसा था, न योजना, न आत्मसम्मान, बस एक दूसरे को कोसने का थोड़ा बहुत समय था। रात को एक गांव के बाहर दोनों झाड़ियों में छिपकर बैठे थे, भूखे, थके और शर्मिंदा। अजीत बोला, अबे बिल्ला, अब क्या करेंगे? बिल्ला ने मुंह लटकाकर कहा, कुछ तो ठगना पड़ेगा वरना भूख ही मार डालेगी। तभी रास्ते से एक जुलूस निकला। गांव के लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने, ढोल बजाते हुए किसी बाबा के स्वागत में जा रहे थे। सबसे आगे एक गधा चल रहा था, जिस पर चांदी की माला पड़ी थी, और उसके पीछे 4 लोग गधे बाबा की जय चिल्ला रहे थे। बिल्ला और अजीत एक पेड़ के पीछे छिपकर सब देख रहे थे। बिल्ला की आंखों में चमक आ गई। अजीत, ये देख, यहाँ के लोग तो गधे को बाबा मान रहे हैं। तो सोच, अगर हम खुद को गधे बाबा का अवतार बताएं तो क्या होगा? अजीत बोला, मतलब तू गधे की सवारी करेगा और मैं पुजारी बनूंगा? नहीं नहीं, बिल्ला बोला, तू गधे की सवारी कर। पिछली बार मैं राजा बना था, इस बार तू बाबा बन। अजीत बोला, ठीक है, लेकिन सवारी गधे की होगी, धोखा जनता का। दूसरे दिन दोनों ने पास के गांव से एक बीमार सा गधा उधार लिया, जो शायद खुद ही ईश्वर से मुक्त होने की दुआ कर रहा था, और उसे फूलों से सजा दिया। बिल्ला ने खुद को पुजारी भोलानाथ घोषित किया और अजीत बन गया गधेश्वर बाबा, जो गधे पर विराजमान थे। गांव के चौराहे पर दोनों ने ढोल बजवाकर घोषणा करवाई, गधेश्वर बाबा का आगमन, जो भी इनके पैरों में फूल चढ़ाएगा उसकी गरीबी भागेगी। भीड़ जुटने लगी। किसी ने गधे को चूम लिया, किसी ने बाबा को दूध पिलाया और किसी ने तो अपने बेटे की नौकरी की अर्जी दे दी। बिल्ला पुजारी की भूमिका में कहता, गधेश्वर बाबा से वरदान लो, मगर एक शर्त है, बाबा कभी बिना लड्डू के वरदान नहीं देते। लोगों ने लड्डू लाने शुरू कर दिए।
कुछ ने रुपए दिए, कुछ ने दूध, और एक तो अपनी सास तक को वरदान लेने लाकर खड़ा कर दिया। दोनों का धंधा चल निकला। गधे की सवारी और जनता की श्रद्धा दोनों अपने चरम पर थीं। लेकिन जैसे हर कहानी में एक मोड़ आता है, यहां भी आया, जब एक बच्चा, जिसे बाबा ने 3 दिन में बोलने लगने का वादा किया था, हंसते हुए बोला, मां, ये बाबा तो पिछली बार मेरे स्कूल के बाहर चना बेचते थे। सन्नाटा छा गया। लोग चौंके। किसी ने बाबा की नकली दाढ़ी खींची, किसी ने गधे को देखा तो पहचाना। अरे, ये तो वही लंगड़ा गधा है जो पिछली बार पनवाड़ी के पीछे खड़ा था। अब भीड़ का जोश श्रद्धा से बदलकर गुस्से में बदल गया। एक बूढ़ी औरत ने लाठी उठाई और बोली, अरे लुटेरों, हमारी आस्था का मजाक उड़ाते हो? एक किसान चिल्लाया, इन्हें गद्दे पर बैठाकर उल्टा घुमाओ गांव में। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। बिल्ला और अजीत को गद्दे पर उल्टा बिठाकर पूरे गांव में जुलूस निकाला गया। यह देखो, गद्देश्वर बाबा और उनके चेला पुजारी भोलानाथ के नारे लगते रहे। गद्दा भी थक कर बैठ गया, लेकिन गांव वाले नहीं रुके। बच्चों ने उनके चेहरे पर रंग पोत दिए और एक पान वाले ने उनके माथे पर लिखा, चेतावनी, ये ठग हैं, इनसे सावधान रहें। शाम को जैसे तैसे दोनों भागे, लातें खाकर रंग लगे चेहरों के साथ। एक खेत के किनारे बैठते हुए अजीत बोला, बिल्ला, ये जनता भी अजीब है, पहले पूछती है फिर पीटती है। बिल्ला हंस पड़ा, और हम अजीब हैं जो गधे को ईश्वर बना दिए और खुद जुलूस बन गए। अजीत बोला, अब तो ठगने से ज्यादा मार खाने की आदत हो गई है। बिल्ला ने गंभीर होकर कहा, चल, अगली बार कुछ नया सोचते हैं, कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जिसमें कोई हमें पहचान न सके। और बिना गधे के, दोनों एक साथ बोले और हंसते हंसते खेत के रास्ते फिर एक नए गांव की ओर निकल पड़े, एक नई ठगी की तलाश में। गधे पर जुलूस के बाद बिल्ला और अजीत ने कसम खाई कि अगली ठगी अब बहुत सोच समझ कर करेंगे। अब कोई बाबा बब्बा नहीं बनना, अजीत बोला। बस चुपचाप किसी भोले भाले को ठगना है, पैसा लेना है और सीधा किसी बड़े शहर में गायब हो जाना है। बिल्ला बोला, अब की बार शिकार ऐसा होना चाहिए जो सवाल न करे, विरोध न करे और समझदार भी न हो। और ऐसे ही सोचते हुए दोनों पहुंचे एक छोटे से गांव के बाहर, जहां एक मिट्टी का घर था, टूटा फूटा लेकिन सजा संवरा। बाहर एक अधेड़ औरत तुलसी को पानी दे रही थी, चेहरे पर शांति, आंखों में गहराई। वो देख, अजीत बोला, बिल्कुल सीधी सादी लगती है, अकेली है, गरीब भी दिख रही है, इससे थोड़ा धर्म कर्म का चक्कर चलाकर कुछ कमा सकते हैं। बिल्ला तैयार हो गया। दोनों ने अपने पुराने कपड़े पहनकर चेहरे पर थोड़ी राख मली और बन गए साधु बाबा। इस बार योजना सीधी थी, औरत के बेटे की झूठी कुंडली बनाकर डराना और पूजा के नाम पर रुपये ऐंठना। वे घर के पास पहुंचे और बोले, मां, हम दूर से आए साधु हैं, हमें सपना आया है कि इस घर में भारी संकट आने वाला है। औरत ने मुस्कुराते हुए दोनों को बैठने को कहा, बेटा, तुम्हारा सपना तो अच्छा होगा, लेकिन मैं तुम्हें पहले खाना खिलाऊंगी, फिर संकट की बात कर लेना। बिल्ला और अजीत चौंके। अब तक जहां गए थे वहां लोग डर जाते थे, ये औरत तो उल्टा मेजबानी कर रही थी। थोड़ी देर में गरम गरम रोटी, गुड़ और दाल सामने आ गई। भूखे ठग टूट पड़े। खाने के बाद अजीत बोला, मां, तुम्हारे बेटे की कुंडली में, मतलब कि हमें दिखा है, बहुत बड़ा संकट है। अगर पूजा न करवाई तो जान को खतरा हो सकता है। औरत मुस्कुराई, बेटा, मेरे पास न पैसे हैं न पूजा का सामान, पर हां, अगर संकट आता है तो भगवान बचा लेंगे। वैसे भी तुम दोनों तो खुद संकट में दिखते हो। बिल्ला और अजीत सकपकाए। औरत ने बात आगे बढ़ाई, तुम्हें क्या लगता है बेटा, मैं नहीं जानती तुम साधु नहीं हो? मैं तुम्हारी आंखों में पढ़ सकती हूं कि तुम भूखे हो, थके हुए हो और बार बार ठोकर खाकर अब आखिरी कोशिश में लगे हो। दोनों ठग हक्के बक्के रह गए। बिल्ला कुछ बोलने ही वाला था कि औरत ने धीरे से कहा, अगर सच में कुछ चाहिए तो ले लो, पर किसी और को मत ठगना। जो भूख से मरे वो अलग बात है, पर जो भूख से भागकर किसी की रोटी छीन ले वो पाप करता है। अजीत की आंखें भर आईं। मां, हमने बहुत लोगों को ठगा है, पर तूने बिना पूछे खाना दिया, जगह दी, और अब हमें माफ कर दे। औरत ने उनके सिर पर हाथ रखकर कहा,
माफी मांगने वाले सबसे बड़े होते हैं। तुम अब ठग नहीं, समझदार बन सकते हो। चलो, यहीं से जीवन की नई शुरुआत करो। उस दिन के बाद बिल्ला और अजीत ने ठगना छोड़ दिया। उन्होंने उसी गांव में मेहनत करना शुरू किया। किसी ने उन्हें खेत में काम दिया, किसी ने दुकान पर बैठाया। धीरे धीरे वे दोनों ईमानदारी से जीने लगे। औरत, जिसे कभी शिकार समझा था, वही उनकी गुरु बन गई। एक दिन अजीत ने बिल्ला से कहा, सोच यार, हमने जिंदगी में जितने लोग ठगे, कोई हमें कुछ सिखा न सका। और यहां एक औरत ने सिर्फ रोटी खिला के हमें इंसान बना दिया। बिल्ला बोला, शायद यही आखिरी ठगी थी, जहां हमने खुद को ही ठगने से बचा लिया। और सूरज की रोशनी में दो पूर्व ठग अब मेहनत की मिट्टी से लथपथ, मुस्कुराते हुए खेतों की ओर बढ़ चले। ठग नहीं, सच्चे इंसान बनकर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।